हेलो दोस्तों, दृष्टि आईएएस के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। तो हम सभी जानते हैं कि भारत के अंतर्गत शिक्षा व्यवस्था को लेकर के एक लंबे समय से बदलाव की आवश्यकता को महसूस किया जा रहा है। सरकार ने नई शिक्षा नीति को लाकर के इस दिशा में कई सारे बदलावों को प्रस्तावित किया है, कई सारे बदलाव लागू किए जा रहे हैं और इन्हीं बदलावों की कड़ी में एक नया फ्रेमवर्क हमें देखने को मिल रहा है, जिस पर आज हम यहाँ बात कर रहे हैं। एक तरह का क्रेडिट फ्रेमवर्क जो चर्चा में आया है और क्रेडिट फ्रेमवर्क के अंतर्गत किस तरह की व्यवस्था को बनाने की बात की जा रही है। तो जो शिक्षा व्यवस्था हमें स्कूली स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्च शिक्षा के स्तर पर दिखाई देती है, उसके बीच का अंतर जो बना हुआ है उसको मिटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा एक अंतर शिक्षा व्यवस्था, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल के माध्यम से अर्जित ज्ञान के बीच में भी देखने को मिलता है। उसके बीच में भी जो बने हुए अंतर हैं उनको दूर करने के लिए इस फ्रेमवर्क को एक तरह से लाया गया है और अभी के समय ये फ्रेमवर्क एक ड्राफ्ट के फॉर्म में है, जिस पर हम बात करेंगे। तो भारत की शिक्षा को कैसे बदलेगा नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है, किस तरह से इसको बनाया गया है, इसके मूल विषय कौन कौन से शामिल हैं, इस पर बात करेंगे। न्यूज़ है व्हाट इज द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क यानी एनसीआरएफ एंड हाउ डज इट प्रपोज टू चेंज द एजुकेशन सिस्टम। यह किस तरह से बदलावों को लेकर के आएगा, इसमें बदलाव किस तरह से प्रस्तावित किए गए हैं। तो चर्चा क्यों इसकी की जा रही है, इस पर बात कर लेते हैं, क्योंकि इसको लाया ही गया है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क किस तरह से बनाया गया है, शिक्षा प्रणाली में जो क्रेडिट शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है क्या है, कैसे इसका उपयोग किया जाएगा, विशेषताएं क्या है। इसमें कुछ काल्पनिक सीखने के घंटों की बात है, क्रेडिट पॉइंट्स की बात है, निष्कर्ष को देखेंगे और एक प्रश्न देखेंगे जो कि मेंस के स्तर पर लिखा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 2 के अंतर्गत चूंकि यह खंड शामिल होता है, शिक्षा से और सरकारी नीतियों से, इन दोनों ही सेक्शन से जुड़ जाता है। तो पहले समझें कि चर्चा क्यों की जा रही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक ड्राफ्ट जारी किया है नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क के नाम से, और चूंकि इसको ड्राफ्ट को जारी करके एक सार्वजनिक डोमेन में डाल दिया गया है, एक वेबसाइट में अपलोड कर दिया गया है और लोगों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं कि इसको देख करके शिक्षाविद, शिक्षण संस्थाएं, एकेडमिक्स, उनके लोग जो विद्वान हैं वो सभी लोग देख करके अपने सुझावों को वहां पर भेजें, ताकि उसमें कुछ और अगर बदलाव किए जा सकते होंगे जो कि प्रासंगिक होंगे, उनको शामिल किया जा सके। यह जो मसौदा है इसको निर्मलजीत सिंह कलसी की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय समिति के द्वारा तैयार किया गया है और जो निर्मलजीत सिंह कलसी हैं वो राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद, जिसे एनसीवीईटी के नाम से जानते हैं, उसके भी अध्यक्ष हैं। अभी यह जो मसौदा है ये सामने है और नवंबर के अंत तक फिर इससे संबंधित जो सुझाव हैं वो फिर सबमिट कर दिए जाएंगे और उसके बाद इसको आगे भेजा जाएगा। तो नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क की संकल्पना क्या है, किस तरह से आई है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की जो सामने आई थी, उसके अंतर्गत स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और कौशल शिक्षा के माध्यम से जो भी ज्ञान किसी व्यक्ति ने हासिल किया है उसको क्रेडिट पॉइंट से जोड़ दिया जाएगा। ठीक, ये इसका एक बेसिक ढांचा कहता है और उस क्रेडिट स्कोर के माध्यम से फिर उस व्यक्ति के द्वारा आने वाले समय में किसी और कोर्स से जुड़ने या किसी अगली क्लास में जाने के लिए उस क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल किया जाएगा। अभी इसको और आसान कर लेंगे। तो उसमें बेसिक बात एक ये भी है कि स्कूली शिक्षा हो, उच्च शिक्षा हो, व्यावसायिक शिक्षा हो, चाहे कौशल से जुड़ी शिक्षा हो, हमें अक्सर ये सभी अलग अलग रूप से देखने को मिलते हैं। स्कूली शिक्षा में कुछ अलग तरह का आपको स्कोर देखने को मिल रहा होगा बच्चों का, स्कूल से जुड़े रहने का एक अलग पाठ्यक्रम या फिर स्कूल से जुड़े रहने के कुछ अलग साल दिखाई देंगे। उच्च शिक्षा में इसका स्तर और बदल जाता है। इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षण की बात करेंगे तो ये उच्च शिक्षा या अन्य शिक्षा के माध्यमों से काफ़ी अलग दिखाई देता है। किसी व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया तो उसके पास कौशल आधारित ज्ञान की कोई खास मान्यता दिखाई नहीं देती। तो इन्हीं सबको मिला करके एकीकृत किया जाएगा और एकीकृत करके एक क्रेडिट स्कोर से जोड़ा जाएगा, ताकि इन सभी स्तरों पर प्राप्त किए गए ज्ञान और कौशल को जोड़ा जा सके और उस व्यक्ति को एक पहचान दी जा सके कि वह व्यक्ति इतना योग्य है या फिर इस तरह से चीज़ों को हासिल किए हुए है। तो इसके अंतर्गत एक तरह से जो एनसीआरएफ की बात है, ये एक समावेशी अम्ब्रेला फ्रेमवर्क बनाया गया है, जिसके अंतर्गत सभी तरह के जो माध्यम है उनको जोड़ दिया जाएगा। तो पहली बार है जब संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली को क्रेडिट के दायरे में लाया गया है। ऐसा एक सिस्टम कुछ समय पहले यूनिवर्सिटीज को लेकर के शुरू किया गया था, जहां पर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा यानी NHEQF
जो कि उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए दिशा निर्देश देता है, एक तरह का क्रेडिट सिस्टम है, वो चलाया जा रहा था। स्कूलों की अगर बात करें तो स्कूलों के स्तर पर केवल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग ही इस तरह की सुविधा दे सकता था, लेकिन अब सभी तरह के स्कूलों को इस तरह की व्यवस्था से जोड़े जाने की बात कही गई है। अब शिक्षा प्रणाली में जो क्रेडिट की बात आई है, ये क्या है? तो एक तरह की अकादमिक क्रेडिट की जो बात है, क्या है? एक तरह की मान्यता है। यानी ये मान लिया जाएगा कि जो छात्र या फिर शिक्षार्थी है, उसने किसी पाठ्यक्रम या फिर सीखने की इकाई जिससे वह जुड़ा हुआ था, उसको पूरा कर लिया है और किसी दिए गए स्तर पर योग्यता के बराबर आ गया है। मान लीजिए कोई बच्चा क्लास 5th में पढ़ता है, उदाहरण से समझें, और उसने क्लास 5th की पढ़ाई करने के बाद अपना कोई और कोर्स भी ज्वाइन कर लिया है, ब्रिज कोर्स कर रहा है। अब ऐसा हो सकता है कि कुछ समय के लिए उसने आगे की पढ़ाई नहीं की, तो उसको इस दौरान जो क्रेडिट स्कोर प्राप्त हुआ, अगर वह उसका स्कोर कक्षा 8 में पढ़ने वाले विद्यार्थी की आवश्यकताओं के क्रेडिट स्कोर से मेल खाएगा, तो उसको कक्षा 8 में सीधा एडमिशन दे दिया जाएगा, बजाय उसके साल बर्बाद किए। ठीक? तो सीखने के परिणामों को मापने का ये तरीका है और सीखने की प्रक्रिया किस-किस स्तर पर विस्तारित कर दी गई है, यानी कि आप सीख क्या-क्या रहे हैं, इसको भी इसमें शामिल किया है, अभी देख लेंगे उसको भी। तो कैसे काम करेगा ये? ऐसे समझिए, एक एग्जांपल लेते हैं चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम का जो वर्तमान में चल रहा है, जिसे कई विश्वविद्यालय इस समय लागू किए हुए हैं। तो सीबीएसई छात्रों को डिग्री पूरी करने के लिए एक निश्चित संख्या में क्रेडिट अर्जित करने की आवश्यकता पर बल देता है। इसके अलावा ऐसा भी आपको देखने को मिलता है, कोई कोई विद्यार्थी कला संकाय से संबंधित है, आर्ट्स की पढ़ाई कर रहा है, कोई साइंस का विद्यार्थी है, कोई कॉमर्स का विद्यार्थी है। साइंस की स्ट्रीम में जाने के बाद वह अक्सर किसी अगर मानविकी विषयों को लेना चाहे तो वह नहीं ले सकता, या फिर अगर वह आर्ट्स से संबंधित ह्यूमैनिटीज़ को पढ़ रहा है और साइंस के विषय लेना चाहे, वहाँ पर भी दिक्कत दिखाई देगी। तो अब की जो व्यवस्था शुरू की गई है, उसमें क्या किया जाएगा कि अलग-अलग जो पाठ्यक्रम हैं, वो अपनी चॉइस के हिसाब से सब्जेक्ट्स को चुन सकेगा। वो अपने हिसाब से अपना जो कोर्स है उसको डिज़ाइन कर पाएगा। यानी हो सकता है वह किसी खास विषय को लेकर के रुचि रखता हो, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ का विषय हो, इतिहास ले सकता है। इतिहास के साथ उसको फिज़िक्स पढ़ना अच्छा लग रहा है, वह फिज़िक्स ले सकता है। फिज़िक्स के अलावा उसको कोई और विषय उसके साथ-साथ रखना अच्छा लग रहा है, वह उसे ले सकता है। तो एक तरह की स्वतंत्रता यहाँ पर आपको दिखाई देगी। तो विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रमों को मिलाने और मिलान करने का एक अवसर देता है। इसके अलावा अलग-अलग विषयों को जोड़ सकते हैं और एक ही विषयों में भी अलग-अलग पाठ्यक्रम को जोड़ा जा सकता है। ठीक? इसके अलावा अभी तक जो सिस्टम चल रहा है, पारंपरिक अंक प्रणाली या फिर प्रतिशत आधारित जो मूल्यांकन प्रणाली है, उसमें ऐसी व्यवस्था आपको दिखाई नहीं देती है, संभव भी नहीं है, और अब तक जिन लोगों ने ग्रेजुएशन कर लिया है वो इसको देखते भी आए हैं। तो विशेषताओं में इस बात को शामिल किया गया है कि अकादमिक शिक्षा हो, ठीक, सह पाठ्यक्रम पाठ्येतर जो एक्टिविटीज़ हैं, इसके अलावा व्यावसायिक शिक्षा, ऑनलाइन अगर वो शिक्षा ले रहा है, ठीक, दूरस्थ शिक्षा ले रहा है, डिस्टेंस लर्निंग है, ठीक, या फिर इसके पहले उसने कोई शिक्षा ले रखी है उसकी मान्यता, और अनौपचारिक शिक्षा उसने ली है, तो इन सभी से प्राप्त क्रेडिट को एक व्यवस्थित रूप से दर्ज किया जाएगा और क्रेडिट स्कोर के आधार पर उसको वो अंक दिए जाएंगे, ताकि वह आने वाले समय में किसी और शिक्षा प्रणाली को ले सके। ठीक, तो एक तरह से शिक्षा का लोकतांत्रिकरण करना इसको कहा गया है। तो पाठ्यक्रम चुनने में लचीलापन आ जाएगा। इसके अलावा अगर वह पाठ्यक्रम को बदलना चाहता है बीच में, बदल सकता है, क्योंकि अक्सर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, उसने 1 साल तक किसी विषय को पढ़ा, उसको वो पढ़ना ठीक नहीं लग रहा, अब वह किसी और विषय को लेकर के पढ़ना चाहता है, बीच में बदल सकता है। अगर उसको वह संस्थान ठीक नहीं लग रहा तो किसी और संस्थान में भी जा सकता है, तो उसको भी बदलने का विकल्प उसे मिल जाएगा। स्कूल और बोर्ड के बीच में जो विद्यार्थी हैं उनको भी स्थानांतरण की सुविधा मिल जाएगी, कि किसी स्कूल का बच्चा किसी दूसरे स्कूल में जा सके, एक बोर्ड से दूसरा बोर्ड चेंज करना चाहे वो भी चेंज कर ले, और वर्षों को बर्बाद किए बिना शिक्षा प्रणाली में फिर से प्रवेश मिल जाए। 1 साल का गैप ना हो अगर उसने कुछ और विषय उसके साथ पढ़ रहा था। मान लीजिए कोई विद्यार्थी ग्रेजुएशन में एक विषय को लेकर के पढ़ रहा है, वैकल्पिक रूप से वह किसी दूसरे विश्वविद्यालय में भी या किसी दूसरे कोर्स में किसी और जगह एडमिशन ले लेता है, तो उन दोनों को जोड़ करके उसका जो स्कोर बनेगा, फिर वह आने वाले समय में आगे की क्लासेस में उनको मिला करके पहुंच जाएगा। इसके अंतर्गत एक जो प्रमुख शब्द है वो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। तो एक बैंक बनाया जाएगा। बैंक का मतलब जैसे एक सामान्य बैंक होता है जहां पर कोई व्यक्ति अपने पैसे जमा कर सकता है, आवश्यकता पड़ने पर निकाल सकता है, तो एक ऐसा ही बैंक ऑफ क्रेडिट इसको मानिए,
जहां पर डिजिटली रूप से जो भी बच्चा है, जो भी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है या कोई अन्य व्यक्ति है, उसका जो क्रेडिट स्कोर है वहां पर सुरक्षित रहेगा और आवश्यकता पड़ने पर वो उस क्रेडिट स्कोर का इस्तेमाल कभी भी कर पाएगा। इसमें एक और अवधारणा है कल्पित सीखने के घंटों की। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई बच्चा जब तक क्लासरूम में मौजूद है वो सीख रहा है, ऐसा मान करके चलते हैं। क्लासरूम से बाहर जाने के बाद उसने जो एक्टिविटीज, मान लीजिए कोई बच्चा फुटबॉल सीख रहा है, फुटबॉल खेल रहा है अपने ही क्लासरूम से संबंधित किसी प्रोजेक्ट को करने के बाद, या फिर किसी लेबोरेटरी में जाकर के किसी तरह के कोई प्रयोग कर रहा है, तो उन सभी को भी इसके अंतर्गत जोड़ लिया जाएगा। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ों को जोड़ रहे हैं, उनकी भी बात करें, जैसे कि खेल, अगर कोई खेल से जुड़ी गतिविधि है, योग है, प्रदर्शन कला, संगीत, सामाजिक कार्य, एनसीसी की एक्टिविटी, किसी तरह की व्यावसायिक शिक्षा, नौकरी का प्रशिक्षण, इंटर्नशिप है या अप्रेंटिसशिप है, इन सभी को जोड़ दिया जाएगा। इसमें जो घंटों की बात है, तो स्कूली शिक्षा को पूरा करने के लिए जो क्रेडिट स्कोर एक तरह से जोड़ा गया है, तो कम से कम 1 वर्ष का अगर आप कोर्स पूरा करते हैं तो उसमें आपके पास 40 क्रेडिट स्कोर होने चाहिए, जो कि 1200 घंटों की पढ़ाई करने के बाद या इस तरह की पूरी एक्टिविटीज को जोड़ करके 1200 घंटे अगर आपके निकलते हैं तो फिर 40 क्रेडिट स्कोर मिल जाएगा। तो इसमें सीखने के समय में कक्षा में दिया गया शिक्षण, सहपाठ्य चर्चा और पाठ्यक्रम से इतर गतिविधियां शामिल है जिनकी हमने बात कर ली। तो पूरा सिस्टम कुछ इस तरह से काम करेगा। इसमें एक चार्ट के थ्रू हम इस बात को थोड़ा सा और क्लियर कर लें। मान लीजिए कोई बच्चा कक्षा 5 तक है, कक्षा 5 में है, तो उसके लिए जो एक एनसीआरएफ का क्रेडिट लेवल है वो तय किया गया है, जैसे 1 लिखा हुआ है, हाँ ठीक। इसी तरह अगर वह कक्षा 12 में आ जाता है तो ये जो स्तर है ये 4 हो जाएगा, और अगर वो आगे चल करके पीएचडी वगैरह कर लेता है, ठीक, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा डॉक्टोरल डिग्री करने के बाद। ये स्कोर फिक्स है और ये स्कोर उसको प्राप्त होगा ही होगा। और मान लीजिए वह बच्चा यहाँ पर है 12th में और 1200 घंटे पर साल के हिसाब से, प्रति ईयर के हिसाब से पूरे कर लेता है, तो उसका एक बार का जो स्कोर है यहाँ पर आ जाएगा 4। अब इस 4 के बाद चूंकि उसने एक बार का जो 40 स्कोर प्राप्त किया है 1200 घंटे पूरे करने के बाद, 4 तो उसका वो वाला है जो लेवल को क्रॉस करने के बाद मिल रहा है, 12th पास आउट के बाद उसको 4 का स्कोर मिल रहा है। यहाँ पर जो उसका क्रेडिट स्कोर है जो उसको मिनिमम चाहिए पासिंग के लिए, या एक तरीके से 40 क्रेडिट स्कोर के लिए 1200 घंटे पूरा कर लेगा, तो उसका जो स्कोर बनेगा यानी कि क्रेडिट पॉइंट जो उसने अर्न किए वो 160 किए। अब कुछ और एक्टिविटीज भी उसकी हो सकती है, कुछ और घंटे भी जुड़ सकते हैं, जिससे जो 40 का स्कोर है ये और बढ़ जाएगा, 45 हो सकता है, 50 हो सकता है। मान लीजिए 50 हो गया, ठीक, 5 चौको 20 और यहाँ का स्कोर कितना हो गया 200। कुछ इस तरह की व्यवस्था सभी स्तरों पर लागू होगी और क्रेडिट स्कोर अलग अलग फिर इस तरह से डिसाइड होगा। तो ये एक पूरा फ्रेमवर्क है जिसमें अलग अलग तरीके की सुविधाओं को शामिल किया गया है और वर्तमान शिक्षा प्रणाली में शामिल जो खामियां हैं उनको दूर करने का प्रयास दिखाई देता है। तो व्यावसायिक शिक्षा की बात करें, अनुभव आधारित शिक्षा की बात करें, स्कूली शिक्षा हो या उच्च शिक्षा हो, इन सभी को एक साथ ला करके या फिर इनके बीच की जो गाढ़ी रेखाएं हैं उनको मिटा करके लगभग लगभग समान चीज़ों को शामिल करने की बात है। इसके अलावा अलग अलग जो स्ट्रीम आपको हमने चर्चा कर ही ली, आर्ट्स का है, ठीक, कॉमर्स का है, या स्टूडेंट किसी साइंस बैकग्राउंड से आता है या साइंस के थ्रू करना चाहता है, तो एक साथ अलग अलग चॉइसेस उसको मिल जाएंगी और रुचि के हिसाब से विषय का चयन कर पाएगा। इसके अलावा जो कौशल और व्यावसायिक शिक्षा है उसको भी मुख्य धारा में लाने के लिए जो मदद है वो मिल सकेगी, और अब तक इस तरह के जो प्रशिक्षण है उसको प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है वह योग्यता के आधार पर सामने नहीं आ पाता, उसका जो पैमाना रखा गया है शिक्षा वाला उसमें शामिल नहीं हो पाता, तो अब कौशल प्राप्त व्यक्ति भी शिक्षा के पैमानों पर ठीक तरह से शामिल हो सकेगा, और यही किसी भी शिक्षा का प्रयास होना चाहिए। और इस बार जो नई शिक्षा नीति है उसमें इस तरह के प्रयास हमें दिखाई देते हैं। तो आज का जो प्रश्न है उसको देखें। प्रश्न है, नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क क्या है? नई शिक्षा नीति द्वारा भारत की शिक्षा व्यवस्था को बदलने में यह किस तरह सहायक सिद्ध हो सकता है? चर्चा कीजिए। तो 250 शब्दों में आप इस फ्रेमवर्क से जुड़ी जो जरूरी बातें हैं उनको लिख करके फिर इस उत्तर को पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है आपने कुछ सीखा होगा। आपसे मिलेंगे अगले सेशन में किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।